हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में जो चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद, और उसमें हम लोगों ने लास्ट में कामागाटा मारू प्रकरण वहां तक पढ़ा था अंतिम वीडियो में। उसके बाद ये उसका अगला वीडियो है और यहाँ पर हम गांधी जी की एंट्री के साथ कहानियों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो यह कहानी है 9 जनवरी 1915। यह डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, महत्वपूर्ण है, याद रखने लायक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए। डेट याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915। ये वो दिन है जिस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका छोड़कर हमेशा के लिए भारत आ गए। भारत सरकार बाद में इसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है। इसे कहती है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। इसके बाद जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उस समय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, और इंग्लैंड ने बिना भारत से पूछे हुए, बिना भारत का पक्ष जाने हुए भारत को भी प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो गांधी जी को लगा कि अगर भारत में इस विकट परिस्थिति में, क्योंकि इंग्लैंड हार रहा था, भारतीय सैनिक ने इंग्लैंड की मदद की, तो इसके बदले में इंग्लैंड भारत को आजादी दे देगा या मान लीजिए भारत का शोषण करना बंद कर देगा। यही सोचकर गांधी जी ने भारतीय लोगों को अंग्रेज की सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। अब बूढ़े सूढ़े आदमी थे, जिधर जाते थे लोग उनको देखकर कहते थे भर्ती करने वाला सार्जेंट आ गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट आ गया। मतलब लोगों के द्वारा गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा, क्योंकि गांधी जी जो कहते थे सबको कि अंग्रेज की सेना में भर्ती हो जाओ, तो लोग इनसे चिढ़ते थे और इनका नाम रख दिया था भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो आपसे पूछेगा भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता था, तो गांधी जी को कहा जाता था। अब बाद में अंग्रेजों ने, मित्र राष्ट्र ने प्रथम विश्व युद्ध जीता, गांधी जी ने सहयोग किया था। बदले में अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी। उपाधि का नाम रखिएगा याद, कैसर ए हिंद की उपाधि। कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई, तो गांधी जी को दी गई। किसने दिया, तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की थी, इसके लिए दिया गया। क्लियर है। उसके बाद जब गांधी जी यहां आए, तो गांधी जी यहां रहने के लिए एक आश्रम की स्थापना की। आप जानते होंगे गुजरात में एक नदी बहती है, साबरमती नदी। उसी साबरमती नदी के किनारे उन्होंने एक कुटिया बनाया जहां वो रहते थे, और आश्रम का नाम रहा साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 1915। याद रखिएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 गांधी जी के द्वारा की गई थी। जब भारत आए गांधी जी ने यहां सब कुछ देखा, तो इन्होंने सोचा कि हम भारतीय लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो इनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, नाम याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले साहब ने कहा कि आप पहले पूरे भारत को घूमिए, भ्रमण कीजिए, लोगों को जानिए, उसके बाद भारत का क्या अच्छा करना है, कैसे करना है, वो समझिएगा। और गांधी जी ने जब पूरे भारत का भ्रमण किया, तो गांधी जी ये समझ गए कि भारत में आधे से ज्यादा लोग, अधिकतर लोग एक वक्त का भोजन करते हैं, खाली पेट सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। और गांधी जी ने अपना सूट बूट वाला सब कुछ त्याग दिया। उसके बाद गांधी जी उसी साबरमती आश्रम में रहने लगे। खाने के नाम पर रोटी और बकरी का दूध, पहनने के नाम पर वो कोट पैंट सब छोड़ दिए जो वकालत में पहना करते थे, और एक धोती पहनते थे, एक डंडा और एक चप्पल, नीचे सोते थे। और उन्होंने चाहा कि जब हमारे भारत के लोग ऐसे रहते हैं तो हम भी ऐसे ही रहेंगे और तब भारत के लिए कुछ करेंगे। याद रहेगा। तो बताइए गांधी जी भारत वापस कब आए, 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, 1915 में हुई। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, इस पर लिखे नहीं है हम, गोपाल कृष्ण गोखले, यहां नाम लिख देते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के गुरु थे। उसके बाद गांधी जी को उपाधि कौन सी मिली, कैसर ए हिंद की उपाधि। किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। लोग गांधी जी को क्या कहते थे, तो भर्ती करने वाला सार्जेंट कहते थे।
इसके बाद जो अगली घटना हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल, होम का मतलब घर और रूल का मतलब कानून, नियम। कहने का यह मतलब है इस आंदोलन का कि घर मेरा तो कानून भी मेरा होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है होम रूल लीग आंदोलन। यह आंदोलन हमारे यहां का नहीं था, यह आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड के गुलाम रहे देश आयरलैंड में था, और आयरलैंड के लोगों ने यह आंदोलन चलाया था, होम रूल लीग आंदोलन। घर मेरा, कानून भी मेरा, तुम कौन होते हो बोलने वाले। और आयरलैंड से एक महिला आई थी हमारे यहां, उनका नाम था एनी बेसेंट। आयरलैंड से भेजा गया था भारत एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा। और जब एनी बेसेंट यहां आई तो यहां के लोगों को समझाई कि घर मेरा तो कानून भी मेरा, तो यहां चलाते हैं होम रूल लीग आंदोलन। सभी लोग तो सहमत उनसे नहीं हुए, लेकिन होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू हुआ और भारत के 2 बड़े शहरों में चला। तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई। होम रूल लीग आंदोलन 2 जगह चला, एक जगह मद्रास और एक जगह पुणे। मद्रास जिसे आज आप चेन्नई कहते हैं, उसका पुराना नाम मद्रास था। मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन चला रही थी एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की महिला थी। और इनका आंदोलन लगभग ठीक ठाक चला, ये नहीं कह सकते हैं बहुत सफल हुआ, लेकिन जितना ये चाह रही थी उतना चला। और पुणे में भी यह आंदोलन चला, और पुणे में इसको चला रहे थे बाल गंगाधर तिलक, जानते होंगे, गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहां चलाया आंदोलन? पुणे में। और एनी बेसेंट ने कहां चलाया? तो मद्रास में। दोनों याद रखिएगा। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? 1916 में। कितने जगह हुआ? 2 जगह, एगो मद्रास और एगो पुणे। मद्रास में किसने? तो एनी बेसेंट, यही वो महिला थी आयरलैंड वाली जो यहां आई थी। और दूसरा पुणे में, वहां किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो चलाया गया वो बिल्कुल सफल नहीं हुआ। हुआ यह था कि बाल गंगाधर तिलक जब होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति था अंग्रेज, जिसका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें, बाल गंगाधर तिलक को, कहा कि यह भारतीय अशांति का जनक है। मतलब भारत में जितने इधर उधर वाला होता है ना, अशांति वाला काम, सब यह करता है, इसी का किया हुआ है। यह बात बाल गंगाधर तिलक को खराब लग गया। बाल गंगाधर तिलक वेलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का केस करने के लिए इंग्लैंड चले गए। और आंदोलन कौन चल रहा था? तो होम रूल लीग। बीचे में छोड़कर चले गए पहले इंग्लैंड, पहले इस पर केस करेंगे। वहां की अदालत में बाल गंगाधर तिलक ने केस किया, प्रॉपर केस लड़ा, उसके बाद वापस आए। जब यहां वापस आए तो आंदोलन का नामो निशान नहीं था, सब भूल गया था। इस प्रकार यह आंदोलन सफल नहीं रहा। लेकिन फिर भी इतिहास के किस्सों में इसको पढ़ना है तो पढ़िएगा कि होम रूल लीग आंदोलन 2 जगह चला, एक मद्रास में और एक पुणे में। मद्रास में एनी बेसेंट ने, जो आयरलैंड की महिला थी, और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? अशांति का जनक। किसने? वेलेंटाइन सिरोल ने। इसके बाद जो अगली घटना है 1916 की ही घटना है, वो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। वो तो आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। कांग्रेस साल में एक बार किसी एक शहर में मीटिंग करती थी आगे के प्लानिंग के लिए, और उसे हम लोग अधिवेशन कहते थे। और 1916 का अधिवेशन लखनऊ में था, और यहाँ के अध्यक्ष जो थे वो मजूमदार थे। तो आपको उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बस इतना समझिए कि 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। अब इसको पढ़ना क्यों है? तो गारंटी है कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छी घटना हुई होगी। इसमें क्या हुआ था देखिएगा। गरम दल और नरम दल के बीच में हम प्लस लगा दिए हैं। आपको याद है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सूरत फूट 1907 ईस्वी। कांग्रेस में विभाजन हो गया था और गरम दल अलग हो गया था, नरम दल अलग हो गया था। ये दोनों फिर से एकजुट हुए, और कहां एकजुट हुए? लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन में। तो इसे कहते हैं लखनऊ समझौता। जो फूट पड़ा था सूरत में, वो फूट दूर हो गया और दोनों में समझौता हो गया, दोस्ती हो गई, और वो हुआ लखनऊ में, इसीलिए कहते हैं लखनऊ समझौता। अंग्रेजी वाले कहते हैं लखनऊ पैक्ट। क्लियर है? और एक घटना यही नहीं, एक और बड़ी घटना हुई थी। ये जो कांग्रेस देख रहे हैं और मुस्लिम लीग देख रहे हैं, ये दोनों एक साथ आ गई थी, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे का यही राज ही था। ये कांग्रेस केवल हिंदुओं के लिए सोचती है, मुसलमानों के लिए नहीं सोचती है, और मुसलमानों के सोचने के लिए हम लोग बना रहे हैं मुस्लिम लीग। लेकिन लखनऊ अधिवेशन में 2 बड़ी घटनाएं हुई।
एक घटना, गरम दल और नरम दल एक साथ आ गया, समझौता हो गया दोनों में। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया, तो इसे कहते हैं लखनऊ समझौता। तो पूछेगा लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। गरम दल और नरम दल एक साथ कब आए? तो 1916 में। किस समझौता के तहत? तो लखनऊ समझौता के तहत। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कभी समझौता हुआ? जी हां हुआ। कब हुआ? 1916 में हुआ। इस समझौते का नाम क्या है? लखनऊ समझौता। याद रखिए कि दोनों घटना 1916 की है, एक होम रूल लीग आंदोलन और एक कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। याद रहेगा, याद करना पड़ेगा आपको, कहानियों में सुनिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए, इसी लखनऊ अधिवेशन के बारे में ऐसी जानकारी है कि यहाँ महात्मा गांधी गए थे, थोड़े समय के लिए गए थे, और इसी लखनऊ अधिवेशन में हमारे बिहार के चंपारण जिला के एक निवासी थे, किसान थे, अच्छे बड़े लेवल के किसान थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये भी वहाँ गए थे और वहाँ पर उसने गांधी से मुलाकात की थी, राजकुमार शुक्ल ने। अब इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? तो इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगला जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। चंपारण बिहार का जिला है, चंपारण। आप जानते होंगे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो चंपारण, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में खूब लड़े थे, खूब सत्याग्रह, खूब आंदोलन किया था, लेकिन भारत आने के बाद ये इनका पहला सत्याग्रह था, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। बिहार की धरती पर हुआ था और नाम था सत्याग्रह का चंपारण सत्याग्रह। तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे ना, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के बारे में बताया। गांधी जी देखिए, चंपारण में ऐसे होता है, वैसे होता है, आप एक बार चंपारण आइए ना। और गांधी जी को मना लिया था, न्योता दिया था चंपारण आने के लिए। किसने? तो राजकुमार शुक्ल ने। नाम याद रखिएगा, गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। गांधी जी को चंपारण के बारे में बताया गया। बहुत दर्दनाक कहानी थी चंपारण की। अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उस 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लोग नील की खेती करना चाहते नहीं थे, क्योंकि अगर आप खेत में नील की खेती कर लीजिएगा तो कम से कम 5 साल 6 साल के लिए आपके खेत में कुछ उपजने वाला नहीं है, खेत बंजर हो जाता था। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नील में क्या होता है ऐसा कि खेती बंजर हो जाता है। देखिए, नील का जो जड़ होता है ना, वो बहुत लंबा होता है, जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाता है। थोड़ा बहुत आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जड़ जहां तक जाएगा उसके आसपास का सब पानी सोख लेता है, और इतने अंदर तक जड़ जाता था कि वहां का पूरा पानी ही सोख लेता था। अब एक पेड़ रहे तो काम चलिए जाएगा, मेंटेन कर लेंगे, पूरा खेते में पेड़ पेड़ है, पौधा है नील का, तो वो पूरा खेत का पानी सोख लेता था, और कम से कम 5-7 साल के लिए खेत बंजर हो जाता था, किसान उस पर कुछ उपजा नहीं सकता था। इसीलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहता था, और अंग्रेज कहते थे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा तुमको नील की खेती करना पड़ेगा। इसलिए उस प्रथा का नाम था 3 कठिया प्रथा। देखिए ना, लिखा है 3 कठिया, मतलब 3 कट्ठा, 3 कठिया प्रथा। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ेगा, इसलिए नाम था 3 कठिया प्रथा। अब क्या था कि नील का रेट भी नहीं मिल रहा था। पहले नील का रेट मिलता था तो किसान को थोड़ा सा बर्दाश्त होता था। अब क्या हुआ कि जर्मनी में सिंथेटिक नील बन गया था। सिंथेटिक मतलब केमिकल से नीले जैसन, जैसा नील काम करता था वैसा ही काम करता था कपड़ों में, और सस्ता पड़ता था। तो लोग ये नील कहाँ से खरीदेगा, इसकी बिक्री कम होती थी मार्केट में, फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती करता था तो किसान को फायदा होता नहीं था, और ये मना करते थे तो अच्छे से कूट काट हुआ था, बढ़िया से मारता था, जमीनें कब्जा कर लेता था। तो यहाँ के किसान परेशान थे, और यहाँ के किसान की तरफ से राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। गांधी जी चंपारण आए और चंपारण आके वहां पर सत्याग्रह किया। कहानी अलग अलग है, बहुत अलग अलग है, आगे जाके पढ़िएगा। गांधी जी जब चंपारण आए तो वहां पहले सोचे कि आंदोलन करते हैं, जाके डीएम से मिलते हैं, सड़क पे बैठते हैं। लोगों ने साथ नहीं दिया क्योंकि लोग को आदत नहीं था। गांधी जी ने कहा कि हम लोग डीएम के ऑफिस का घेराव करेंगे, उसके ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे, धरना देंगे। लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि अगर पुलिस आई तो भागोगे नहीं, तुम पर पुलिस डंडा बरसाएगी, तुम मार खाओगे, तुम हाथ नहीं उठाओगे, चाहे भागोगे नहीं। ये बात किसी को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा किसी ने कहा ही नहीं कि भाई तुमको मारे तो तुम मार खाना। गांधी जी ने कहा, लोगों को भरोसे नहीं हो रहा था कि बूढ़ा क्या करेंगे, तो मार खिला देंगे ऐसे में।
लेकिन जब गांधी जी का ये चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, बड़े बड़े पदाधिकारी आए गांधी को मनाने के। कोई गांधी से उलझा नहीं, डर के मारे। वकील थे, वकील से उलझना आसान काम नहीं था। और अंततोगत्वा चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ और ये तिनकठिया प्रथा समाप्त हुआ। इसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया था। आप जानते होंगे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे राज्य के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने चंपारण सत्याग्रह में गांधी के साथ हिस्सा लिया था और यह सत्याग्रह सफल रहा और तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गई। और इतना ही नहीं, यहाँ के किसान जो टैक्स देते थे उसमें भी कमी करवा दिए गांधी जी। इस प्रकार गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो नाम था चंपारण सत्याग्रह और यह सफल रहा। समझ गए? अब गांधी का नाम चलने लगा पूरा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, आप ये तो समझ गए होंगे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देता है, तो ये 3/20 भाग, इसका मतलब 20 में से 3। समझ गए? ये दोनों में कुछ रहे, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, या इसी को बोलेंगे 3/20 भाग, बात बराबर है। अब गांधी जी के बारे में सब जानने लगे। रे ये तो वो है जो दक्षिण अफ्रीका में गर्दा छोड़ा दिया है, बिहारों में आया, सफल हो गया। अब थोड़ा सा विश्वास होने लगा बूढ़ा पे। ऐसे तो बूढ़ा कहे थे कि मारेगा पुलिस तो मार खाना, तुम नहीं मारना। लोग धीरे धीरे भरोसा करने लगे। 1918 अगले ही साल खेरा आंदोलन, गुजरात, खेरा जगह का नाम है, गुजरात में है, वहां पर बाढ़ आ गया था, बहुत वर्षा हुआ था। अब वर्षा हो गया तो धान का फसल सब का सब बह गया। अब धान का फसल तो बह गया, किसान के पास कुछ नहीं बचा। लेकिन अंग्रेज तो टैक्स लेंगे, जमींदार तो टैक्स लेंगे। वो टैक्स लेने के लिए आए, किसान के पास था ही नहीं कि देते, तो उसने धमकी दिया टैक्स तो देना पड़ेगा। अब किसानों के पास कोई चारा था नहीं, एक ही सहारा दिखा, वही बूढ़ा आदमी जिसने चंपारण के किसान के लिए बहुत बड़ा काम किया था। सब लोग गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी ने हामी भरी, हम आएंगे कैसे, जब फसल नष्ट हो गया तो हम टैक्स किस बात का देंगे। और गांधी जी खेरा पहुंचे और खेरा में इन्होंने जब टैक्स देने की बारी आई तो आंदोलन पर बैठ गए और ये आंदोलन भी सफल रहा। केवल टैक्स ही माफ नहीं करवाया, जो बाकी सालों में टैक्स देने था उसको भी कम करा दिया। और इस प्रकार गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन भारत में रहा वो था खेरा आंदोलन, और वो भी सफल रहा। इसी बीच अहमदाबाद में, ये गुजरात, अहमदाबाद जानते ही होंगे, अहमदाबाद जगह है गुजरात में, बहुत फेमस जगह है। वहां पर प्लेग फैल गया। प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी, इससे पहले चर्चा कर चुके हैं हम, जहां पर प्लेग अधिकारी की हत्या हुई थी। प्लेग फैल गया। अब बीमारी फैलती है तो बोनस मिलता है मजदूरों को, और यहाँ के जो मिल मजदूर थे उनको बोनस मिल नहीं रहा था प्लेग का। तो फिर मिल मजदूर क्या किए, तो गांधी के पास पहुंचे। अब तो चारा ही गांधी हो गया देश में। अब हर कोने में गांधी का नाम जाने लगा कि भाई गांधी जहां जाता है सफलता। तो मजदूर भी गांधी के पास पहुंचे, गांधी जी कुछ कीजिए। गांधी जी आए और मिल के मेने गेट पर आंदोलन पर बैठ गए। बोले ना गाड़ी ए तो, ना गाड़ी जे तो, कुचलना है कुचल दो हमरे ऊपर से। बहुत जिद्दी आदमी थे गांधी जी। मिल का मालिक आया, बीच से उठे ही नहीं। मजदूर को बोले तुम भी नहीं उठना, सबसे आगे गांधी जी थे। मिल के जो मालिक थे, पता लगा कि बूढ़ा कौन है, पता चल गया, अरे भाई तो यह आदमी है दक्षिण अफ्रीका में गर्दा छुड़ा दिया अंग्रेज सबका, तो हम किस खेत की मूली हैं। तुरंत गांधी जी ने जो कहा, मिल के मालिक ने सब कुछ मांगा, और इस प्रकार गांधी जी का यह तीसरा आंदोलन भी सफल रहा। याद रहेगा, गांधी जी का प्रथम आंदोलन भारत में सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेरा आंदोलन, तीसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब गांधी फेमस हो चुके हैं, देश में सब लोग इनका नाम जान चुका है, तो इसका फायदा गांधी कभी न कभी उठाने वाले हैं। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन 1919। देखिए, एकदम हम लोग धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहानी का एक से दूसरे से लिंक होना चाहिए, तब मजा आता है पढ़ने में, आपको याद करने में मजा आएगा। एक बार फिर ऊपर से देखते हैं। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी ने लोगों को कहा कि आप अंग्रेज की सेना में भर्ती हो जाइए, बदले में अंग्रेज आपको अच्छा खासा देगा, हो सकता है आजादी दे। लोग इन्हें कहते थे भर्ती करने वाला सार्जेंट। अब अंग्रेज की मदद किए थे तो अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि दी, और बहुत बड़ी उपाधि दी, कैसर ए हिंद की उपाधि दी। इसके बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1915 में गुजरात में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुए गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहे अनुसार पूरा भारत घूमे। इसके बाद होम रूल लीग आंदोलन चला 1916 में, 2 जगह चला, मद्रास में, पुणे में।
मद्रास में एनी बेसेंट और पुणे में बाल गंगाधर तिलक। फिर आइए 1916 में ही एक और घटना हुई, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, मतलब लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। गरम दल और नरम दल एक जगह, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक जगह। फिर 1917 बहुत बड़ा कांड, बहुत बड़ी घटना, चंपारण सत्याग्रह। देश में एक आदमी का नाम चलने लगा, गांधी गांधी गांधी। तिनकठिया प्रथा बंद हुई। फिर 1918 खेरा आंदोलन गुजरात में सफल। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, वो भी सफल। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी, आपको पता होगा, 9th में आप पढ़े होंगे। हारने वाले देश में से बहुत सारे देश थे, उसमें एक तुर्की भी था। तुर्की, जिसे आज आप लोग टर्की बोलते हैं। तुर्की का जो सुल्तान होता था, राजा होता था, उसी को इस्लाम धर्म में खलीफा कहा जाता था। देखिए, इस्लाम धर्म का धर्म गुरु, सब धर्म का अपना अपना सबसे ऊपर वाला आदमी होता है, धर्म गुरु होता है। हिंदू का भी होता है, मुसलमान का भी होता है, ईसाई का भी होता है। ईसाई का पोप होता है, इस्लाम का खलीफा होता था, हिंदू का अब भी शंकराचार्य होता है। तो इस्लाम धर्म का जो धर्म गुरु होता था, मतलब अल्लाह के बाद अगर किसी का स्थान था तो खलीफा का था। तो तुर्की का जो सुल्तान बनता था, जो राजा बनता था, उसी को खलीफा माना जाता था। और तुर्की युद्ध हार गया। युद्ध हारने के बाद इंग्लैंड ने गर्दा गर्दा कर दिया तुर्की को। इससे सुल्तान अर्थात इस्लाम धर्म का धर्मगुरु खलीफा की प्रतिष्ठा का हनन हुआ। तुर्की के साथ अंग्रेजों ने सेवर्स की संधि की। सेवर्स की संधि, सेवर्स के संधि के तहत एकदम तौहीन किया गया, समझ लीजिए, खलीफा का। अब सोचिए, अल्लाह के बाद खलीफा का स्थान और उसकी बेइज्जती की गई, तो हर जगह के मुसलमानों को बुरा लगेगा और भारतीय मुसलमानों को भी ये बात बुरी लगी। ऊपर से भारत में मुसलमान के धर्मगुरु खलीफा की बेइज्जती और भारत में अंग्रेजों का कब्जा। तो भारत के मुसलमानों ने खलीफा को पुनः गौरव दिलाने के लिए, पुनः से प्रतिष्ठा मिले हमारे खलीफा को दिलाने के लिए, भारतीय मुसलमानों ने इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि हमारे यहां अंग्रेज थे, तो इंग्लैंड के खिलाफ और तुर्की के पक्ष में हैं भारतीय मुसलमान, आंदोलन कर रहे हैं तुर्की के पक्ष में। और क्यों कर रहे हैं समझे ना, क्योंकि तुर्की का जो सुल्तान होगा वही इनका खलीफा होगा। किसके विपक्ष में, किसके खिलाफ, तो इंग्लैंड के खिलाफ। इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन का नाम रखा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया और आंदोलन की शुरुआत की गई। दिल्ली में सजा फिरोज शाह कोटला, जिसे आज आप अरुण जेटली स्टेडियम कहते हैं, उसी में आंदोलन की शुरुआत का पहला बिगुल बजा। इसके जो नेता थे उनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधु कहते थे इसको, नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अली, शौकत अली। दोनों भाई थे और दोनों को अली बंधु कहा जाता था। पूरा माहौल तैयार था, मुस्लिम से गचा हुआ था पूरा स्टेडियम, और वहां से खिलाफत आंदोलन का बिगुल बजने वाला था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति एंट्री मार देता है। और बूढ़ा व्यक्ति कौन था? गांधी। गांधी को यह बात पता था कि अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं। उनका लक्ष्य है हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और भारत पर राज करो। और गांधी का मानना था कि जब तक मुसलमान और हिंदू एक जगह नहीं होंगे तब तक भारत की आजादी संभव नहीं है। बताइए ना, मुसलमानों का आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन, पूरा मुसलमान लोग बैठे हुए हैं आंदोलन शुरू करने के लिए, और बीच में एक हिंदू आदमी, गांधी की एंट्री होती है। सब भौचक्के रह जाते हैं, ये हमारे आंदोलन में कैसे आ गए। ताजुब होता है, लेकिन काफी इज्जत सत्कार से दिया जाता है और पहला भाषण उन्हीं से दिलवाया जाता है। और इस प्रकार खिलाफत आंदोलन अब केवल मुसलमानों का आंदोलन नहीं रहा, वो भारतीयों का आंदोलन हो गया। और भारत के हिंदू ने खिलाफत आंदोलन में साथ दिया मुसलमानों का, और इस प्रकार खिलाफत आंदोलन बहुत अच्छे से चला। लेकिन उसके नेता में आप गांधी जी नहीं कह सकते हैं, उसके नेता थे शौकत अली, मोहम्मद अली, याद रहेगा। अब ये तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तुर्की मतलब यूरोप का मरीज, आप पहले चैप्टर में पढ़े होइएगा। तुर्की का पिता मुस्तफा कमाल पाशा बना। पिता मतलब जो उसका उद्धार किया, तुर्की बर्बाद हो चुका था तो उसका उद्धार किया गया किसके द्वारा? तो मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा, इसीलिए उसे तुर्की का पिता कहा जाता है। और मुस्तफा कमाल पाशा उठा और 1924 में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। बोला आज के बाद खलीफा का पद नहीं होगा, मुस्तफा कमाल पाशा ने। इसके बीच में आप समझिएगा, ये जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था ये केवल मुसलमान लोग अपने मन से चला रहे थे, कांग्रेस इसमें साथ नहीं देना चाहता था। लेकिन कांग्रेस ने दिसंबर 1919 में अधिवेशन रखा, अमृतसर का अधिवेशन था, और अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया। मतलब
कांग्रेस ने कहा कि हम खिलाफत आंदोलन में साथ हैं, हम भी लड़ेंगे। और इस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता का पहला मंत्र, पहला एग्जाम्पल सेट किया गांधी जी ने। ये सब चल ही रहा था और उसी बीच में रॉलेट एक्ट 1919, बहुत खतरनाक एक्ट, काला कानून। एक तो हिंदू और मुसलमान की एकता, दूसरा क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रही थी, ऐसा अंग्रेज बोलते थे। क्रांतिकारी गतिविधि का बढ़ना मतलब अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठाना। इसके कारण, इसी को कारण गिना के अंग्रेजों ने एक कानून लाया और उसका नाम रखा रॉलेट एक्ट। क्योंकि इसका नाम रॉलेट एक्ट इसलिए रखा गया क्योंकि अध्यक्ष का नाम था सर रॉलेट, जो उसके मेन आदमी थे, अध्यक्ष थे, उनका नाम था सर रॉलेट, तो कानून का भी नाम रख दिया रॉलेट एक्ट, रॉलेट कानून। ये 1919 में लागू हुआ। अंग्रेजों ने बताया कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रही है, इसलिए हम ये कानून लगा रहे हैं। कानून कितना गंदा था समझिएगा। गिरफ्तार करने के लिए कम से कम एको को तो सबूत चाहिए। इसमें कहा गया कि बिना सबूत के, अमान्य सबूत, केवल शक के आधार पर हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब मान लीजिए अंग्रेज टहलने चले, पता चला चाय पीने के लिए, दुकानदार चाय अच्छा नहीं दिया तो गिरफ्तार कर लिए। मतलब कुछ जो मन में आएगा, जिसको मन में आएगा गिरफ्तार कर लेंगे। हमको डाउट है, हमको शक है, गिरफ्तार कर लेते थे। पूरे भारत देश में जिस पर भी इनको शक होता था, सबूत के बिना, सिर्फ केवल शक के आधार पर यह गिरफ्तार कर सकते थे। यह कानून था रॉलेट एक्ट। देखिए ना, लिखा होगा बिना सबूत के, केवल शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकता था। और बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को गिरफ्तार किया भी गया। हम लोगों ने इसका विरोध किया और हम लोगों ने इसका नाम रखा काला कानून। आज भी कोई ऐसा कानून जो मतलब एकदम समझिए ना थोपा जाए तो हम लोग उसे कहते हैं दूर काला कानून है, काला कानून है। ये उस समय रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था। सोचिए ना, केवल शक हुआ, गिरफ्तार। अब गिरफ्तार कर लिए, छोड़ेंगे कब? हमारी मर्जी पर छूटेगा। कोई अदालत नहीं, कोई जज नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कानून नहीं। जैसे हमारा मन हुआ गिरफ्तार कर लिया, हमारा मन होगा छोड़ेंगे। ये था ये काला कानून। इसका दूसरा नाम है काला कानून। और तीसरा नाम देखिए, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। ना आप कहीं अपील कर सकते हैं कि बताइए हमको क्यों गिरफ्तार किया गया, हमको छोड़ा जाए। ना आप अपने लिए वकील रख सकते हैं, क्योंकि अदालत में तो आपका बात जाएगा ही नहीं, क्योंकि सबूत की तो बात ही नहीं हो रही है, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। और बिना दलील आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, कुछ नहीं। तो इसका एक नाम याद रखिएगा, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। ये नाम है रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। अध्यक्ष कौन थे? तो सर रॉलेट। इन्हीं के नाम पर एक्ट का नाम पड़ा, रॉलेट एक्ट। इसमें होता क्या था? तो अमान्य सबूत, बिना सबूत के, केवल शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। हम लोगों ने इसे क्या कहा? काला कानून। और इसका एक और नाम क्या था? तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। ठीक है, हम लोग आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, जैसे इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, बहुत सारी घटनाएं हैं। धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ेंगे। और आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा। कुछ सुधार की जरूरत हो तो भी बताइएगा। हमेशा से आपका सजेशन हमारे लिए एक दवा का काम करेगा, हम उसमें सुधार करते रहेंगे। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से इसका नोट बनाइए। आप कहिएगा कि अगर सर इसमें एक नंबरी क्वेश्चन हुआ, सब्जेक्टिव पूछेगा तो जवाब कैसे देंगे? देखिए, ये जैसे खिलाफत आंदोलन है तो हमने इसको पॉइंट बना बना कर लिखा है। आपको इसी बात को स्टोरी के तौर पर लिख देना है, और कोई बात नहीं है। बाकी आप सब लोगों के पास किताब भी होगा, आपके पास गाइड्स भी होंगे, आप उसमें देखिएगा तो यही सब बात लिखा होगा। खाली उसमें औकटो मिला के, किस्सा कहानी मिला के जो बात हम आपको सुना रहे हैं, बस उसको लिख देना है। ठीक है, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।